अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये एक 2 पाउंड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ विद फॉन्डेंट वर्क। और मैं आपके साथ ये इस केक की स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरे साथ इस केक को बनाते हुए क्या क्या जो है वो हुआ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जो है वो रेडी कर लेंगे स्पंज। एक और 2 पाउंड के स्पंज की रेसिपी मेरे चैनल पर है, लेकिन मैं आज अगेन शेयर कर रही हूँ वो इसलिए ताकि अगर कोई मेरे चैनल पर मेरी इस वीडियो पे न्यू है तो उनको भी पता चल जाए, वो भी इस केक को जो है वो ईज़िली उनको प्रॉपर उनके पास रेसिपी हो। तो स्पंज के लिए 2 पाउंड केक के स्पंज के लिए सबसे पहले लेने हैं हमने यहाँ पर 4 अंडे। सेपरेटली तोड़ के हमेशा बोल में ऐड किया करें, अदरवाइज़ अगर कोई अंडा ख़राब हो तो बाकी का मिक्सचर जो है वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो ये ऐड करेंगे इसके अंदर 4 अंडे, और 4 अंडे ऐड करने के बाद इसको हम बीट कर लेंगे। तो इस केक को बनाते हुए मेरे साथ हुआ ये कि ये केक जो है वो मैंने नॉर्मली मैं जो है वो अर्जेंट ऑर्डर्स रिसीव नहीं करती। एटलीस्ट 2 दिन का जो है वो टाइम होना चाहिए। फिर जो है वो स्पेशली फॉन्डेंट वर्क वाले जो हैं वो केक्स, उनमें 2 डेज़ का आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि आप इजीली रिलैक्स होके जो है वो केक बेक कर सको, केक पूरा रेडी कर सको। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान होगे और बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी जल्दी काम करने से ना काम हमेशा बिगड़ भी जाता है। तो मेरे साथ भी आज कुछ यही हुआ था। तो मुझे एक रेफरेंस की तरफ से ऑर्डर आया था, एक रेफरेंस था तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया। तो मैंने उनको जो है वो, अब क्योंकि वो रेफरेंस पे थी तो मैं उनको ना बस इनकार नहीं करना चाह रही थी कि मतलब अगर कोई किसी का रेफरेंस लेकर आए ना तो फिर आपको भी बुरा लगता है और दूसरे को भी बुरा लगता है। तो आई सेड ओके फ़ाइन, ठीक है, मैं जो है वो आपका ऑर्डर रिसीव कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। तो अब मुझे नहीं पता था कि मैनेज करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब हुआ ये कि मैंने उनको तो बोल दिया कि ठीक है, ऑर्डर मैंने रिसीव कर लिया। अब ये था फॉन्डेंट वर्क का ऑर्डर, और फॉन्डेंट वर्क जो है उसके अंदर आपको फॉन्डेंट टॉपर जो इस तरह के होते हैं ना, वो लाजमी ये होता है कि आप उसको रात को बना के अगर रख लो तो इट वुड बी बेटर। अच्छा, यहाँ पे मैंने अंडों के अंदर ऐड किया 1.5 टेबल स्पून के जितना ऑयल, हल्का सा बीट करने के बाद, और शुगर ऐड कर दिया यहाँ पे मैंने 100 ग्राम शुगर ऐड कर दी है, और साथ ही 1 टेबल स्पून के जितना रूम टेम्परेचर पे जो है वो मिल्क ऐड कर दिया। रूम टेम्परेचर पे भी अगर दूध ठंडा हो तो आप उसको 5 सेकंड्स के लिए या 2 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लो तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, वो आपने ऐड करना है। और इसको इतना बीट करना है कि ये अच्छे से क्रीमी टेक्सचर में आ जाए या फ्लफ़ हो जाए। अच्छा, खैर ऑर्डर मैंने रिसीव कर लिया। मैंने कहा कि ठीक है, आपका ऑर्डर जो है ना वो रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि फॉन्डेंट टॉपर जो होते हैं, जो फॉन्डेंट का काम करते हैं, उनको पता होगा कि जब इस तरह के हम टॉपर्स बनाते हैं तो हमें उसको रेस्टिंग टाइम देना पड़ता है, और रेस्टिंग टाइम देना भी मस्ट होता है, अदरवाइज़ जो आपके पास फॉन्डेंट है वो मतलब उसकी शेप सही नहीं रहती। तो मैंने अब क्या किया कि रात को जब मैंने लेट नाइट देखा कि मैं फॉन्डेंट का जो टॉपर है वो रेडी कर लूँ, तो मेरे पास फॉन्डेंट नहीं था, मेरे पास फॉन्डेंट जो है वो ख़त्म हो गया था। अच्छा, अब वहाँ से शुरू हुई मेरी सही वाली जो है ना टेंशन। अच्छा, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मैं सुबह जो है वो समहाउ जल्दी मैनेज कर लूँगी, या शाम को 5 बजे तक देना है तो मैनेज हो जाएगा। अब जहाँ से मैंने फॉन्डेंट लेना था, पहले तो वहाँ से उन्होंने मेरी कॉल वगैरह पिक नहीं की, और खैर फॉन्डेंट लेते हुए भी मुझे देर हो गई। मैंने ये किया कि उठते ही सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो ये केक बेक करना स्टार्ट कर दिया कि केक मैं रेडी कर लूँ, बेक कर लूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं बाकी का काम कर लूँगी। तो खैर ये मैंने कर लिया। अब मुझे था फॉन्डेंट का कि मेरा फॉन्डेंट जो है जो ख़त्म हो गया वो जल्दी से जो है वो आ जाए और मैं उसको भी बना के रख लूँ। अदरवाइज़ क्रीम वगैरह जो है ना वो मेरी ऑलरेडी रेडी पड़ी हुई थी, वो मैंने ऑलरेडी विप करके रख ली हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अंडों को अच्छे से बीट कर लिया। हालांकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डबल करना था, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने जो है वो इसको इतना ही कर लिया। लेकिन मेक श्योर आपके पास जब तक अंडों का टेक्सचर क्रीमी और फ्लफ़ी ना हो, आपने उसको अच्छे से बीट करते जाना है। लेकिन मुझे यहाँ पे जल्दी थी तो मैंने जो है वो इतना सा ही इसको बीट किया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर ऑल पर्पज़ फ्लावर 100 ग्राम्स। 4 अंडों के अंदर 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम मैदा जो है वो आपने ऐड करना है। तो अगर आप ऐड करना चाहें दूध और ऑयल तो वो आप 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लें और 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने 4 ड्रॉप्स के जितना वनीला एसेंस ऐड किया है। आप चाहें तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ईज़िली ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास दूसरी बॉटल है तो। और इसके साथ नॉर्मली मैं अपने केक्स में वैसे दूध
दूध या ऑयल ऐड नहीं करती, फिर भी मेरे केक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन वीडियोस पे मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है वो ऑयल ऐड नहीं करती, दूध ऐड नहीं करती, तो बताएं उसका भी कि अगर हमें ऐड करना हो तो कितना ऐड करें क्या। तो मैं इसलिए जो है वो अब आपको ऐड करके बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को इतना आइडिया हो कि मैं ऐड नहीं करी, लेकिन अगर कोई ऐड करना चाहता है तो वो आपने कितना ऐड करना है। तो अच्छे से इसको आपने कट एंड फोल्ड टेक्निक से फोल्ड करना है। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वो मैंने मैदे के अंदर ऑलरेडी ऐड कर लिया था और उसको पहले ही सिफ्ट करके रखा हुआ था, इसलिए आज मैं आपको दिखा नहीं सकी। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया था, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया था और उसको अच्छे से मैदे को मैंने जो है वो सिफ्ट कर लिया था। अब इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर केक बेक करने से पहले जब मैंने ओवन अपना ऑन करना गई तो ओवन की जो आज रेलिंग थी वो भी वहाँ पे टूटी हुई थी, वो भी गिर गई। आज उसको भी पता नहीं क्या हुआ, आज हर काम जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। तो खैर फिर मैंने जो है वो पतीले में ही बेक कर लिया। और नॉर्मली जब मैं केक्स की वीडियोस अपलोड करती हूँ वो मैं पतीले में ही कर रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि बहुत से लोगों के पास बेकिंग ओवन्स नहीं होते और फिर वो इंसिस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमें बेकिंग ओवन की केक्स की रेसिपी जो है वो पतीले में बेक करना बताएं। कुछ कहते हैं जी हमारे पास इस तरह से कलर नहीं आता या हमारे पास ये होता है। तो आप लोग भी अगर प्रॉपर टाइमिंग के साथ पतीले में ही बेक करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और वो लड़कियाँ, वो हाउसवाइफ्स, वो लेडीज़ जो घर से जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ अर्न करना चाह रही हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप पतीले में केक बेक करें और पतीले में केक बेक करके आप इजीली सेल कर सकती हैं। आज मेरे साथ भी एक कुछ हुआ, मेरा ओवन जो था उसमें प्रॉब्लम आई तो मैंने भी फिर पतीले में ही बेक कर लिया, क्योंकि मैं पतीले में ऑलरेडी बेक करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये आई थिंक 6 या 7 इंचज़ का पैन है और इसके अंदर ऐड करके, क्योंकि मुझे फ्लैट केक चाहिए था, हाइटेड केक नहीं चाहिए था, तो इसके अंदर सारा बैटर ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। और बैटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है वो मैं टैप कर लूँगी, क्योंकि जब आपने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ होता है ना, तो फिर इसके अंदर बबल्स बनते हैं और फिर वो होल्स होते हैं, एयर बबल्स बनते हैं केक के अंदर। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने अच्छे से इसको टैप जो है वो ज़रूर कर लेना है। केक में से एयर बबल्स निकालना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि अगर आप ओवन में केक बेक कर रहे हो या पतीले में केक बेक कर रहे हो तो केक बेकिंग के टाइम पे इसके ऊपर बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए भी केक में से जो है वो बबल्स निकालना, एयर बबल्स निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद पतीले को मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था। आपको पता है कि हमेशा मैं यही बताती हूँ कि केक बनाने से पहले बेटर आप ओवन या पतीले को प्री हीट करने के लिए छोड़ दें। तो पतीले को मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था, इसको अब रख के हम लोग यहाँ पर बेक कर लेंगे फॉर एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स ऑन लो फ्लेम। ठीक है, लो फ्लेम पे इसको ऊपर से यहाँ पर कोई भारी चीज़ रख दें ताकि कहीं से भी एयर जो है वो एस्केप आउट ना हो सके। और इसके बाद जो है वो फॉन्डेंट जो है वो मैंने अरेंज करवा ही लिया था बहुत मुश्किल के बाद। और फिर जो है वो यहाँ पर अब फॉन्डेंट से बनाने हैं हम लोगों ने शूज़। तो शूज़ बनाना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए जो है आजकल सर्दियाँ तो फॉन्डेंट काफ़ी हार्ड होता है और जिससे काम करना शुरू में जब आप बिल्कुल निकालो ना तो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन खैर हमेशा जब फॉन्डेंट को रखें तो वो बहुत अच्छे से कवर करके रखें ताकि आपका फॉन्डेंट जो है वो बहुत जल्दी ड्राई आउट ना हो जाए। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो इसको हम लोग नीड करेंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ टाइलोस पाउडर। आपने टाइलोस पाउडर अगर इसके अंदर ऐड करते हैं ना तो उससे ये होता है कि आपका फॉन्डेंट जल्दी ड्राई अप होता है। तो लेकिन फिर भी आपके फॉन्डेंट को एटलीस्ट इस तरह के जो फॉन्डेंट्स होते हैं ना, जो आप इस तरह के टॉपर्स बनाते हैं, तो उसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। तो ये भी जो है वो एटलीस्ट मैंने 3-4 बजे बनाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि केक जो मुझे डिलीवर करना था वो 5 बजे करना था। और मुझे ये था कि अच्छे से जो है वो मेरा फॉन्डेंट इतनी देर में काफ़ी हद तक स्टेबल तो हो ही जाएगा। तो खैर लेकिन इस तरह नहीं हुआ क्योंकि फॉन्डेंट को टाइम चाहिए था और वो जल्दी जो है वो स्टेबल नहीं हुआ। तो अच्छे से पहले इसको सॉफ्ट करना है। आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से वॉश्ड होने चाहिए। और जिस सरफेस पे आप काम कर रहे हैं ना वो भी सरफेस बिल्कुल नीट होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी डर्ट पार्टिकल या कुछ भी आ जाता है ना, क्योंकि वाइट कलर है तो फिर वो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरी लुक देता है फॉन्डेंट के अंदर, बहुत मैला मैला सा लगता है।
और इस वजह से जो है वो आपने इसको ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे फॉन्डेंट जो है मैंने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था। अब इसको अच्छे से रोलिंग पिन से हमने स्ट्रेट कर लेना है। तो ये ऑर्डर जो था वो एक बेबी गर्ल का था, जिसके लिए मैंने यहाँ पर शूज़ बनाने थे। और शूज़ के लिए नॉर्मली स्टेंसिल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये एक कटरिंग जो है वो बना के रखी हुई है अपने पास। अगर मुझे कभी भी इस तरह के शूज़ बनाने हो तो उससे ईज़िली जो है वो आप कर सकते हो। अब अगर आप बिगिनर हो, आपके पास ऐसा कोई स्टेंसिल नहीं है, आपने भी कोई कटिंग वगैरह बना कर रखनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक ऐप है पिंटरेस्ट, बहुत से लोगों को उसका पता भी होगा। तो उसके ऊपर आपको आसानी से जो है वो कटिंग्स वगैरह, उसमें ये होता है कि आपने वो कटिंग खुद ऊपर रख के उसके अकॉर्डिंग आपने उसको ट्रेस करना है, फिर पेपर पे कट कर लेना। तो इस तरह से भी आप बहुत जो है वो ईज़िली इस चीज़ से काम कर सकते हो। तो पहले अच्छी तरह से इसको हम लोग यहाँ पर बेल लेंगे और फिर यहाँ पर कटिंग जो है वो रख के इसको काट लेंगे। तो एक तो हो गया ये। अच्छा, अब इसके बाद जो है व्हिपिंग क्रीम, वो मैंने ऑलरेडी रात को व्हिप करके रखी हुई थी, जिसको मैंने ऑलरेडी 2 घंटे पहले जो है वो निकाल के रख दिया था। केक बेक हो चुका था यहाँ पे, और केक को अभी जो है वो मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ा हुआ था कि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तब तक मैं अपने जो है वो टॉपर्स, केक टॉपर्स जो है वो रेडी कर लूँ। तो ये जो है वो शू की बेस है जो बिल्कुल नीचे आएगी, और फिर इसके बाद जो है वो बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है शू का, वो हम लोग बाद में बनाएंगे। लोअर पार्ट मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, और इसके बाद अब मैंने कट करना था अपर पार्ट। तो इसके लिए मैं अगेन इसको यहाँ पर मिक्स करूँगी और फिर अगेन इसको रोल अप करूँगी, ताकि एक ही दफ़ा मैं दोनों शूज़ का अपर पार्ट जो है वो भी कट करके यहाँ पे रख लूँ। इसके लिए जो है वो स्टेंसिल्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको स्टेंसिल नहीं मिल रहा या आपको नहीं समझ आ रही, तो फिर आपके लिए जो है वो पिंटरेस्ट वाला आइडिया बहुत बेस्ट है। आप आसानी से ये एक पेपर पे या आप किसी कार्डबोर्ड पे काट के इसको रख लें, तो आपके लिए बहुत जो है वो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर अगेन जो है वो मैंने इसको मिक्स करके रख लिया, और ये है इसके अपर पार्ट का स्टेंसिल, जो कि इसी तरह से इसको भी मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इसके भी मुझे यहाँ पर 2 पीस ही चाहिए, तो मैं ये भी 2 पीसेस में कट कर लूँगी। अदरवाइज़ आप बेक हाउस पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके स्टेंसिल्स मिल जाएंगे। और भी बहुत से पेजेस हैं लाइक बेक अवे, इन पेजेस के ऊपर आपको जो है वो ईज़िली ये कटर, स्टेंसिल्स वगैरह सब कुछ जो है वो ईज़िली मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ईज़िली जो है वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे पास तो ये कटिंग फ़िलहाल थी, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। लेकिन इन केस अगर आपके पास नहीं है या आपको नहीं समझ आ रही, तो फिर आप वहाँ से जो है वो स्टेंसिल्स ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन चुका है, और ये बहुत आसानी से जो है आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या बनाया है, लेकिन जब इसको मैं शेप दूँगी तो ये बिल्कुल एक शू की फॉर्म में ही ईज़िली आ जाएगा। यहाँ पर अब ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इसके लिए जो है वो, अच्छा वैसे कि मेरे से थोड़ा सा बड़ा बन गया था, लेकिन अब मैं इसकी आगे कटिंग भी करूँगी। तो जो लोअर पार्ट है वो लेंगे, और इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है थोड़ा सा इस तरह से ये, ताकि जब आप इसको जो ऊपर वाला पार्ट है शू का, वो जब अटैच करो तो वो बिल्कुल नीचे गिर नहीं जाए। तो ये एक्सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्डेंट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी अप्लाई करूँगी थोड़ा सा, और अगर आपके पास स्टिकिंग ग्लू है तो आप फॉन्डेंट की स्टिकिंग ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पानी ही यूज़ कर रही हूँ। ये इसके साथ लगाएंगे तो ये इसको थोड़ा सा सपोर्ट देगा, और सपोर्ट देने के बाद जो है वो हम बाकी का जो फॉन्डेंट है वो इसके ऊपर जब स्टिक करेंगे तो वो बहुत अच्छे से होल्ड करेगा। तो इस तरह के जो फॉन्डेंट्स होते हैं उनको काफ़ी टाइम चाहिए होता है रेस्टिंग का। अगर आप उसको अच्छे से रेस्ट दोगे तो फिर ही आपके पास जो है वो फॉन्डेंट प्रॉपर जो है वो केक के ऊपर स्टिक कर सकेंगे। तो यहाँ पर इसको अब हम लोग पानी लगाने के बाद आपने ऑल अराउंड साइड्स पे पानी बहुत थोड़ी अमाउंट में लगाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना। तो यहाँ पर लगाने के बाद साइड्स पे जो है वो फॉन्डेंट लगाना स्टार्ट करेंगे, और ऑल अराउंड जो है वो इसको इसी तरह से हम लोगों ने जो इसकी बेस बनाई थी उसकी साइड्स के ऊपर अप्लाई करना है, फॉन्डेंट के ऊपर नहीं चिपकाना। आपने इसको बिल्कुल साइड्स पे अप्लाई करना है, और ऑल अराउंड जो है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी आपके साथ फॉन्डेंट्स की जो रेसिपीज़ हैं, फॉन्डेंट केक्स की रेसिपीज़ जो है वो मैं शेयर करूँ।
तो यहाँ पर इसको जो है वो अच्छे से चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से जो है वो टर्न कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे जो है वो साइड से फॉन्डेंट थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो इसकी मैं अगेन यहाँ से कटिंग कर लूँगी। लेकिन स्टेंसिल से ये होता है कि आप लोग आराम से, आपके पास एक एग्जैक्ट जो है वो शेप होती है, आप उससे कट कर सकते हो। यहाँ पे हमेशा मेरे से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसमें मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती, मैं इसको जो है वो ईज़िली मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपको लगे कि आप मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप मेक श्योर कि स्टेंसिल्स वगैरह ही यूज़ करें। तो यहाँ पर इसको जो है वो थोड़ा सा छोटे साइज़ में करने के बाद यहाँ पर इसको मैं रख दूँगी। इसी तरह से बिल्कुल जो है वो मैं दूसरा जो शू है उसको भी कट कर लूँगी, लेकिन ये मैंने अब रखा था राइट साइड पे, और दूसरा वाला जो शू है उसको लेफ़्ट साइड पे, मतलब जो स्टेंसिल मैंने अपर पार्ट कट करने के लिए रखा था, दूसरे शू के लिए उसको हम बिल्कुल दूसरी साइड पे टर्न कर देंगे, उल्टा रखेंगे, तो फिर हमारे पास जो दूसरी साइड का शू है वो भी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर एक जूता जो है वो बहुत आसानी से बन गया और दूसरा जो है वो भी बन जाएगा, लेकिन इसको मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है, अगर इसी तरह से मैं इसको छोड़ दूँगी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, तो उससे ये होगा कि केक के ऊपर इसको ठहरने में बहुत मुश्किल होगी। अभी ये बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ, आप जितना भी टाइलोस पाउडर इसके अंदर ऐड कर लें लेकिन फिर भी ये टाइम लेता है सेट होने में। तो इसको प्रॉपर टाइम चाहिए, बनाने के बाद आपने इसको प्रॉपर टाइम देना है कि ये बिल्कुल सेट हो जाए। जब ये अच्छे से सेट होगा तो फिर ही ये केक के ऊपर अच्छे से स्टैंड करेगा, और क्रीम केक्स जो हैं वो फिर ही इसका वेट जो है वो बेयर करते हैं। तो अगर ये भी बिल्कुल होगा सॉफ्ट सा इसी तरह से, तो फिर बहुत मुश्किल होती है, जो कि मुझे आज हुई है। और अब मैं कतई जो है वो फॉन्डेंट केक्स के लिए कभी इसकी हामी नहीं भरने वाली कि आप अर्जेंट बेसिस पे जो है वो ऑर्डर रिसीव करें। अच्छा खैर, इसको जो है इस तरह से लगाएंगे, और लगाने के बाद जो है आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना। और जो लोग कहते हैं ना कि फॉन्डेंट केक्स इतने ज़्यादा महंगे होते हैं, कुछ लोग इसको खाते ही नहीं हैं, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर चॉइस। अगर आप लोग नहीं खाते तो बेशक आप लोग फॉन्डेंट्स ना लगवाएं, लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर मेहनत कितनी ज़्यादा होती है, कितना आपको काम करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो आपका एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो यहाँ पर इसको शेप देने के लिए कि ये अपनी शेप जो है वो होल्ड करे, इसके अंदर मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर रख दिया। तो जब ये थोड़ा सा सेट होगा तो टिश्यू पेपर जो है वो फिर मैं इसके अंदर से निकाल दूँगी। लेकिन अगर इस तरह से आप ओवरनाइट बना के रख लेना तो फिर आप टिश्यू पेपर लगा कर छोड़ दें, जब ये अपनी शेप होल्ड कर लेगा तो आप इजीली जो है वो टिश्यू पेपर इसके अंदर से निकाल दें, तो बहुत अच्छी इसकी शेप जो है वो शू की रह जाती है। और केक्स की तरह आपने जब भी इसको उठाना है, जैसे मैंने अभी ये रेडी कर लिया, तो आपने किसी शार्प चीज़ के साथ ही उठाना है, अदरवाइज़ मेक श्योर कि आपने नीचे टाइलोस पाउडर अच्छे से डस्ट किया हुआ हो। और यहाँ पर हमारे पास जो शू है वो बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है। इसको अब मैं यहाँ पे साइड पे रख दूँगी, और दूसरा शू जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। अभी जहाँ पर मुझे कोई कमी लगती थी तो वो मैं कर लेती हूँ। और जो लास्ट मैंने ग्रीन केक रेडी किया था उसका कलर अभी तक मेरे हाथों पर उसका स्टेन है, मेरे नेल्स में उसका स्टेन है। तो वो स्टेनिंग जो है ना वो बहुत मुश्किल से जाती है, लेकिन वो भी एक कस्टमर का ऑर्डर था, तो हम उसमें इनकार वगैरह नहीं कर सकते। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल उसी तरह से जो है वो मैंने उनको केक बना के दिया। अच्छा, मुझे उस केक पे भी ना एक कमेंट आया था, वो ये कि आपने इतना ज़्यादा इसके अंदर कलर ऐड किया है तो इसका क्या टेस्ट जो है वो बिटर नहीं हुआ। नॉर्मली ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कलर के लिए ब्राइट कलर्स व्हिप क्रीम में लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप ब्राइट कलर्स के लिए बहुत ज़्यादा कलर ऐड करते हो तो उसका ड्रॉबैक ये होता है कि एक तो आपकी जो क्रीम है वो स्टेन करती है, मतलब कलर छोड़ती है। आप उसको टच करोगे आपके हाथों पे कलर आएगा, और जो लोग वो केक खाते हैं फिर वो मुंह में भी सारा कलर स्टेन करता है। तो एक ये होता है, और एक ये होता है कि आपकी जो क्रीम है उसमें कड़वाहट आ जाती है, उसका टेस्ट जो है वो कड़वा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए ही मैंने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही मैंने वहाँ पे यूज़ किए थे जेल कलर्स, क्योंकि जेल कलर्स जो होते हैं ना वो हाईली पिगमेंटेड होते हैं और वो बहुत कम अमाउंट में यूज़ होते हैं। और हमेशा कभी भी आप एक कलर यूज़ ना करें, आप डिफरेंट कलर्स को यूज़ करें। तो उससे ये होता है कि कलर आपको थोड़ा ऐड करना पड़ता है, और जो आपका डिज़ायरेबल कलर है ना वो आपको जल्दी अचीव हो जाता है। अगर मैं उसके अंदर सिर्फ ग्रीन कलर ही ऐड करती जाती तो वो उसको ऐड करना बहुत मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मुझे कलर ऐड करना पड़ता, और फिर कहीं जाके जो है वो मेरे पास
कलर बनता। इसीलिए मैंने 2 से 3 कलर जो हैं वो ऐड किए थे और एक-एक 2-2 ड्रॉप करके ही मैं ऐड करी थी। या हार्डली मैंने आपको जैसे उस वीडियो में भी बताया था कि 8 ड्रॉप्स में भी मैंने इसके अंदर ब्लैक के ऐड किए हों, तो इतने ही ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। तो बिल्कुल भी मेरी क्रीम का जो टेस्ट था वो ख़राब नहीं था। मैं टाइम टू टाइम उसको बनाने से पहले चेक कर रही थी कि इसका टेस्ट तो ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। अगर आप एक ही कलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो आपकी क्रीम लाज़मी जो है वो बिटर टेस्ट करेगी। दूसरा शू भी मैंने यहाँ पे बनाकर रेडी करके छोड़ दिया है। अब यहाँ पर मुझे रेडी करना था इसका बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए मैंने बिल्कुल जो है वो थोड़े से फॉन्डेंट के अंदर ऐड करना है पिंक कलर, क्योंकि केक की जो थीम थी वो पूरी पिंक और वाइट थी। तो इसके लिए जो है वो इसके अंदर ऐड करना है पिंक कलर। अब आप ये देखें कि मैंने कितना थोड़ा सा, ये भी मेरे पास लिक्विड जेल फॉर्म में ही है, तो ये बहुत थोड़ा सा इसके अंदर कलर ऐड हुआ है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा जो है वो कलर दे रहा है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट कलर्स अगर ऐड करके बनाए ना, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपकी क्रीम या आपका कोई भी फ्लेवर जो है वो बिटर टेस्ट करे। तो यहाँ पर अच्छे से पहले इसको सॉफ्ट कर लेंगे और सॉफ्ट करने के बाद इसके अंदर जो कलर ऐड किया ना उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पे अगेन विद द हेल्प ऑफ अ रोलिंग पिन इसको जो है वो मैं रोल कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे कलर ऐड करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है, आपका फॉन्डेंट जो है वो स्टिकी हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर पाउडर ज़रूर डस्ट कर लेना है। बार बार आपको थोड़ा थोड़ा सा पाउडर डस्ट करना पड़ेगा ताकि जो है आपका फॉन्डेंट वो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं हो। तो यहाँ पर इसको जो है वो मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ इसके जो शू के बॉर्डर्स हैं वो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पिंक कलर की जो डो है उसको अच्छे से जो है वो फ्लैटन कर लिया, उसको मैंने यहाँ पे बेल लिया अच्छे से। और अगर आपके पास स्टेंसिल्स नहीं है तो बहुत से फॉन्डेंट वर्क ऐसे होता है जो आप बगैर स्टेंसिल्स के कर सकते हो इजीली, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन हर काम जो है वो स्टेंसिल के बगैर स्पेशली फॉन्डेंट वर्क में नहीं होता। जितना होता है उतना तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर जो है वो 2 बॉर्डर्स मैंने इक्वल साइज़ के कट करने हैं और फिर जो है इसी जो केक स्क्रैपर है इसी के साथ में इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे से मार्क्स दे दूँगी। बहुत ज़्यादा आपने थ्रू आउट इसको कट नहीं करना, लेकिन छोटे छोटे से मार्क्स जो हैं बस वही इसके अंदर देने हैं। केक जो है वो भी मेरे पास यहाँ पर अच्छे से जो है वो ठंडा हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर अब इक्वल लेयर्स में कट करूँगी, जो कि मैं 3 लेयर्स में ही कट करूँगी। 3 लेयर्स में कट करने के बाद इसके ऊपर जो है मैंने जो क्रीम प्लेन इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी और दरमियान में जस्ट इसके अंदर उन्होंने बोला था कि आप चॉकलेट चिप्स जो हैं वो ऐड कर दें, और बाकी प्लेन वनीला फ्लेवर में ही था। तो जस्ट इसके अंदर वनीला क्रीम जो है, नॉर्मली विपिंग क्रीम के अंदर वनीला एसेंस ज़रूर ऐड कर लें, वो इसके ऊपर जो है मैं उसी की आइसिंग और क्रम कोट करके अगेन इसको ठंडा होने के लिए जो है वो मैं इसको फ्रिज में छोड़ दूंगी फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स। क्रम कोट करने के बाद नाउ इट्स टाइम कि हम इसकी आउटर जो है वो आइसिंग स्टार्ट करें। तो इसके लिए मैंने विपिंग क्रीम के अंदर जो सेम पिंक कलर मैंने ऐड किया था फॉन्डेंट में, वही मैंने क्रीम के अंदर ऐड किया था, हार्डली 2 ड्रॉप्स, क्योंकि वो भी जेल फॉर्म में ही था तो उसको भी मुझे इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ा। और मैंने पिंक कलर ही ऐड किया, यहाँ पर मैंने रेड कलर को यूज़ नहीं किया। तो पिंक कलर के साथ जो है वो बहुत प्यारा सा बेबी पिंक कलर आया। तो इसको भी सारी आइसिंग कर लेंगे यहाँ पे, और फिर इसको स्मूथ आउट करने के बाद मैं ब्रश के साथ, जो हमारे पास नॉर्मली सिलिकॉन ब्रश होते हैं, उसके साथ ही थोड़ा सा इफेक्ट दे दूँगी और जो टॉपर्स मैंने रेडी किए हैं वो इसके ऊपर रख दूँगी। तो आज की वीडियो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ पूरी ही शेयर कर सकूं, लेकिन कुछ थोड़ी सी मुझे भी जल्दी थी और ये था कि लास्ट मोमेंट पे आके जो मेरा फ़ोन है उसने बंद होना शुरू कर दिया था, तो जिसकी वजह से लास्ट पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो अच्छे से इसको यहाँ पे स्मूथ आउट करेंगे। स्मूथ आउट करने के बाद इसके ऊपर ब्रश का इफेक्ट दूँगी और फिर मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में फॉर एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैं इसको रेस्ट दूँगी, ताकि हमारे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए केक के ऊपर और इसकी बहुत ही खूबसूरत सी लुक आए। फिर इसके ऊपर मैं यहाँ पे फॉन्डेंट के जो टॉपर्स हैं वो प्लेस कर दूँगी, और क्योंकि फॉन्डेंट के टॉपर्स को प्रॉपर सेट होने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए आपको अभी भी ये थोड़े बहुत मैसी लग रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी फॉन्डेंट के ऑर्डर्स लें उनको प्रॉपरली सेट होने का टाइम ज़रूर दें। ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।